हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर नाम सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल सुना हुआ है, आपने 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सर वही चैप्टर? ये तो बहुत गंदा चैप्टर है सर। नहीं, गंदा नहीं है, बिल्कुल अच्छा चैप्टर है ना। बिल्कुल भी बेकार चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। एक्चुअली चक्कर ये पड़ता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, बाकी चैप्टर्स का नॉलेज भी चाहिए होता है। जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर हुआ, या कभी रिडम्पशन का इसमें टॉपिक आ गया, कभी इसमें बायबैक का टॉपिक आ जाता है। तो ये सब चैप्टर्स का नॉलेज होने के लिए, अच्छा साथ में पी&एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये सब चीजें हमको पता होती है ना, तब जाकर हमारे लिए क्या होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आसान होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में टफ नहीं है, सिंपल ये तो बताना है कहाँ से पैसा आया कहाँ को गया। कैश बुक नहीं बनाया गया आज तक, बस उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कर देना। सर वो 3 पार्ट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, क्या फर्क पड़ता है? बताऊंगा ना मैं कि कौन सा कैश फ्लो ऑपरेटिंग का पार्ट है, कौन सा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, कौन सा कैश फ्लो फाइनेंसिंग का पार्ट है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक्चुअली वहां नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट टफ होता है, सुनना, अगर 12th का माइंडसेट हो तो कैश फ्लो अपने आप में टफ नहीं होता है। तुमको बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, इसलिए तुमको कैश फ्लो टफ लगता है। बाकी कैश फ्लो टफ नहीं है। कैश फ्लो अपने आप में सिंपल एक फॉर्मेट है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ को, बस इतना सा बताना है, बन गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है अपने को, ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो कहाँ से हुआ, मतलब कहाँ से तो पैसा रेज किया आपने, रेज किया, और कहाँ आपने पैसा को यूज किया। सिंपल इतना से बताना होता है। और तुम्हारे इंटर में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये 2 सब्जेक्ट्स में कवर होता है, 2 सब्जेक्ट्स में आएगा। कौन कौन सा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और दूसरा FMDA, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। मतलब सर कॉर्पोरेट में भी आएगा और FM के अंदर भी आएगा, दोनों जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, ये दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो स्किप करने का तो सोचना भी मत, और स्किप करने का इसलिए भी मत सोचना क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। पढ़ा था ना तुम लोगों ने कॉर्पोरेट के अंदर, पी&एल और बैलेंस शीट में, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है। तो पी&एल था, बैलेंस शीट था और कैश फ्लो भी था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो यार आना ही चाहिए ना जिंदगी में। नहीं आया तो क्या आया फिर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, इससे बचने का, इसको स्किप करने का सोचना भी मत, वरना क्या होगा, करीब 15 से 20 नंबर तक का मामला हमारा खराब हो सकता है इन टोटल, है ना। 800 में से किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में 7 नंबर का, दूसरे सब्जेक्ट में करीब 9 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन इससे बन सकता है। कभी मान लो बड़ा बना के देंगे तो 14 मार्क्स का भी अगर दे दिया तो आप मना थोड़ी ना कर सकते हो, नहीं कर सकते। चलिए अब देखो, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों में अपलोड हो जाएगा। आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिसने ले रखा है उसके भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, FM जिसने ले रखा है उसके भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ना देखिएगा जरा क्या होगा सर। होता क्या, अब तक हमने पी&एल बैलेंस शीट सीखा, ठीक है। कॉर्पोरेट के अंदर हमने क्या सीखा, पी&एल और बैलेंस शीट। पी&एल से आप क्या पता कर सकते हो सर, हमारे रिजल्ट्स पता कर सकते हैं, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। और बैलेंस शीट से हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं कि हमारी एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट को एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि भाई मेरे कैश फ्लो के सोर्सेज क्या क्या है, पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा लग कहाँ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। कैश कैश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ गेम किसका है, पैसे का ही तो है। पैसे के लिए तो इंसान क्या करता है, सुबह से लेकर रात तक भागता है, रात से लेकर सुबह तक भी दौड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ पैसा। तो कैश को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कैश का फ्लो चेक करना बहुत जरूरी है कि कैश कहाँ से रेज हो रहा है और कैश यूज कहाँ पे हो रहा है। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, ताकि ड्यूरिंग द ईयर पता कर सके कि भाई आखिर कैश फ्लो हो कहां रहा है। नाउ तो क्या हुआ, व्हेन इट इज डिजायर टू एक्सप्लेन टू मैनेजमेंट द सोर्सेज ऑफ कैश and its uses during a particular period of time, a statement known as cash flow statement is prepared. Simple. A statement of cash flow report क्या बताता है, इनफ्लोज बताता है, आउटफ्लोज बताता है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किसका बताता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, ईयर होगा जनरली, बाकी अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोला जाएगा यस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड। इस क्वार्टर एंडेड में आपका कितना कैश फ्लो रहा, कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया। कैश ही नहीं, कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर
हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं, जो आपको किसका बता रहे हैं, फ्लो कैश इन कैश इक्विवेलेंट का। सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या है, चलो जानते हैं। और कैश क्या है इसको भी जानना है। सर कैश तो हमको पता है, रोकड़ा नहीं। यहाँ पर कैश का मीनिंग देखो क्या है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है इसका। कैश का मतलब क्या है, कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों मिलके क्या बनते हैं, कैश बनता है। अच्छा सर कैश में बैंक शामिल है, हाँ कैश में बैंक शामिल है। डिमांड डिपॉजिट मींस दोज डिपॉजिट व्हिच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर। भाई बैंक डिपॉजिट हो गया, पैसा बैंक में जमा हो गया, ठीक है ओके। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे पैसा मांगूंगा बैंक से, बैंक मुझे पैसा दे देगा, वो बैंक बैलेंस भी क्या होगा, मेरा कैश में ही काउंट होगा। नाउ सर मैंने 7 साल की एफडी करवा रखी है, 7 साल बाद ही मैच्योर होगी, ठीक है, तो वो एफडी को क्या मैं कैश मान सकता हूँ, वो एफडी कैश नहीं होगी, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो डिमांड करने पर आपको बैंक से नहीं मिलने वाला ना, एज इट इज पैसा, ओके। नाउ आगे देखो कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हाईली लिक्विड मतलब जिसको इमीडिएट कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। और वो कैश भी कैसा, नोन अमाउंट ऑफ कैश, कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को बेचने से कितना पैसा आएगा वो मुझे पहले से पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेचने से आएगा जितना आ जाएगा, ऐसे तो मैं खड़े खड़े क्या कर सकता हूँ, ये मेरा स्टूडियो बेच दूं, है ना, स्टूडियो बेच देता हूँ, ठीक है, या मेरा स्टूडियो बेचना है मेरे को, तुम ले रहे हो क्या, हाँ दे दो सर 1 रुपए में दे दो, दे दिया, तो ये क्या हाईली लिक्विड है, नहीं। बेचने को ऐसे तुम कुछ भी बेच दोगे, लेकिन उसका सही अमाउंट तो मिलना चाहिए, करेक्ट अमाउंट तो मिलना चाहिए। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका आपको पता हो कि उसको कैश में कन्वर्ट कराएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ओके। एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू, और जिसमें बार बार वैल्यूएशन में चेंजेस ना हो रहा हो, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू, वैल्यू में बार बार चेंजेस ना हो रहे हो, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हो, सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर का उधर हो गया वो एक अलग बात है। कैश इक्विवेलेंट आर held for the purpose of meeting short term cash commitment rather than for the investment or other purposes, ठीक है, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट के लिए आप ये पैसा मेंटेन करके चलते हैं। तो क्या क्या हुआ, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। एग्जांपल्स क्या, एग्जांपल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट, एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, याद रख लेना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट। मतलब क्या सर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट बोलोगे, मैंने कहा नहीं। इक्विटी शेयर्स नहीं होगा, कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर्स होगा क्या, नो, इक्विटी शेयर्स कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, क्या प्रेफरेंस शेयर्स कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, यस। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन डेट पास में ही हो, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका रिडम्पशन डेट क्या हो, एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जनरली पैसा फिक्स होता है कि भैया रिडम्पशन पार पे होगा, रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। अब आपने उसको एक्वायर किया प्रेफरेंस शेयर को, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में 90, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा, 90 डेज मान के चलो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा, 90 डेज और 3 मंथ्स। शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं कि 12 महीने, शॉर्ट टर्म 90 डेज और 3 मंथ्स। इसमें अगर आपका क्या हो रहा है, अगर इसके अंदर आपका प्रेफरेंस शेयर मैच्योर हो रहा है और आपको पता है कि उससे कितना पैसा रियलाइज होना है, तो यस वो क्या होगा सर, वो है ना कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। इक्विटी कभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इक्विटी को बेचने से कितना पैसा आने वाला है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि हमको जरूरी है नोन अमाउंट ऑफ कैश, तो इक्विटी को बेचने से पता नहीं चलता है, तो वो कैश इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होगा, समझे क्या। तो कैश में आता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट
which are convertible into non amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in the value. Done. Now आगे बात करते हैं कैश फ्लो क्या होता है. कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो कैश फ्लो मतलब इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी. किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का. किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का. इट मींस द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैश आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. The difference between the cash inflow and outflow is known as net cash flow, which can either be net cash inflow or net cash outflow. अब ड्यूरिंग द ईयर पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है. हो सकता है नेट आया हुआ रहे, नेट इनफ्लो रहे, हो सकता है नेट आउटफ्लो रहे. कैश फ्लो एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट बिकॉज these components are part of cash management of an enterprise rather than part of its operating, investing और financing activities. का कैश फ्लो में कौन सा मूवमेंट एक्सक्लूड हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूट कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो. अब इसमें कौन सा कैश फ्लो है? ये ऑपरेटिंग में आएगा कि सर पैसा गया है हमारा, बैंक में पैसा जमा हुआ है. ये ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा. भाई कुछ है ही नहीं. एक कैश से दूसरे कैश में कन्वर्ट हो रहा है वो, और कुछ नहीं है. उसको हम यहाँ पे कैश फ्लो में शामिल नहीं करने वाले हैं. ओ ऐसा बोला? हाँ ऐसा बोला. एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके आराम से पढ़ते चलना, मेरी गारंटी है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना एकदम आसान लगेगा, एकदम इजी लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. तो भाई ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको हम कैश फ्लो कंसिडर ही नहीं करते हैं. पैसा आया अच्छी बात, पैसा गया अच्छी बात है, ये एक कैश से दूसरे कैश में कन्वर्ट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो ये कैश फ्लो है ही नहीं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, कैसे होगा जरा जानते हैं. देखो आओ यहां आते हैं. हमने ये देख लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ. ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है थोड़ा सा यहाँ पे लिखना, लिखकर समझते हैं ना. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, बहुत ध्यान से है ना. इन सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. फाइनल में जाओगे तो सीएफएस को आप बोलोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लोज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम कैश फ्लोज लिखेंगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, उनको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कैश फ्लोज आर डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ. कैश फ्लोज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये इसी ऑर्डर से याद रखना, पहले ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग और देन फाइनेंसिंग. तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कैश फ्लोज हुआ है ना, चाहे इनफ्लोज चाहे आउटफ्लोज, हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि ये कैश फ्लो हुआ कहां से. कैश फ्लो फ्रॉम, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है. सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो. बट तुम अभी ध्यान रखना ओ एफ. क्या ध्यान रखोगे? ओ एफ. ओके, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये इसी ऑर्डर में हम बात करेंगे. और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज को अरेंज करेंगे. नाउ
मेथड्स क्या क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेथड क्या क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे पास कैश फ्लो बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स हैं। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। ओके सर, ज्यादा कौन सा चलता है? ज्यादा है ना इनडायरेक्ट मेथड चलता है। ज्यादा कौन सा चलता है? इनडायरेक्ट मेथड चलता है। एक्सबीआरएल वगैरह के अंदर जो आपको रिपोर्टिंग करना होता है ना, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सबीआरएल में आपको अपने डेटा सबमिट करने होते हैं, तो वहां पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा फॉर्मेट है? सर इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ओके चलिए अब बात करते हैं, सर ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, कुछ आइडिया तो दो। मैंने कहा एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं तुमको, ठीक है राम? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। क्या? एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास टू लर्न ओ एफ। शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ओ एफ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को समझने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है सर ये शॉर्ट ट्रिक? मैं कहा तुमने कभी बैलेंस शीट देखी है? हाँ सर देखी तो है। फिर से देखो, मेरी नजरों से देखो। हाँ जी, देखो वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो कमेंट्स करते हैं, सब नजरों में है मेरे। और कईयों ने तो मुझे पर्सनल भी कमेंट किया, सर आप, हाँ जो भी है उनको अच्छा लगा कि आपने ये अच्छा पढ़ाया, वो अच्छा पढ़ाया, ये अच्छा पढ़ाया, आप अच्छा ही पढ़ाते हो, है ना, या कुछ भी। तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा लगता है। तो तुम लोगों से भी है ना, देखता हूँ मैं कौन कौन बताता है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में आया तो जरूर बताना। खैर, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या है? बैलेंस शीट देखा है तुमने? हाँ सर। हाँ तो मैं ये बता था, वो एक बच्चे का आया था, मेरी नजरों से, मैंने कहा होगा क्लास में कि हाँ मेरी नजरों से देखो तुम, हाँ नया सीखने को मिलेगा। तो उसने वापस वही कमेंट लिखा, हाँ सर हम आपकी नजरों से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो ऐसे दिल खुश हो जाता है कि हाँ बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमसे बात करना चाहता है। ठीक है चलिए, नाउ बैलेंस शीट में सर बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट में क्या फिक्स्ड एसेट आती है? हाँ आती है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ छोड़ो। बिजनेस में सबसे पहले क्या करते हो? सर बिजनेस में ना सबसे पहले हम पैसा रेज करते हैं, बिजनेस आइडिया लेके पैसा रेज करते हैं। पैसा कहाँ से रेज करते हो? देखो सर, पैसा रेज करने का ऐसा है, शेयर इश्यू कर सकते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर इश्यू नहीं करने पर लोग नहीं पैसा देते तो पैसा बोरो कर सकते हैं, डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, या सिंपली लोन ले सकते हैं। ओके तो अगर आप शेयर इश्यू करके पैसा रेज कर रहे हैं, डिवेंचर इश्यू करके पैसा रेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये तीनों किस में आएगा? ये तीनों का कैश फ्लो किस में कवर होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। अब अगर इश्यू ऑफ शेयर्स है तो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है तो भी फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर है तो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है तो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, लोन लिया है तो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, लिए हुए लोन का पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो तो भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। तो इन तीन आइटम को याद रखना, इनके रिगार्डिंग अगर पैसा आ रहा है, इनके रिगार्डिंग पैसा जा रहा है, वो सब फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। ओके फिर क्या करते हैं सर, इस पैसे से हम लोग है ना कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीद लेते हैं। इस पैसे से हम क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीद लेते हैं। सर हम है ना पैसा कुछ इन्वेस्ट भी कर देते हैं, अगर हमारे प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं। और सर पैसा हमारे पास एक्सेस में होता है ना तो हम लोन भी दे ही देते हैं, लोन गिवन।
हम लोन भी दे देते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है। तो अब इनके रिगार्डिंग जो भी कैश फ्लो होगा वो सब किधर आएगा, वो सब आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। किधर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, या लोन गिवन हुआ, या रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन हुआ। आप लोन दे रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और दिए हुए लोन पर आपको पैसा रियलाइज हो रहा है, वापस रीपेमेंट हो रहा है, तो भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ओके, ठीक है सर। और क्या बच गया, फाइनेंसिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, और सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, अब क्या बच गया सर बैलेंस शीट में, मैंने कहा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लसेस बच गए हैं, करंट लायबिलिटी बच गया है, और करंट एसेट भी बच गया है, बस। तो ये वाला पोर्शन, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और रिजर्व एंड सरप्लस, ये कवर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। किधर कवर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। देखेंगे कैसे आएगा। चलिए, कौन सा मेथड देखते हैं सर, इनडायरेक्ट मेथड से हम शुरू कर देते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड। देखो जरा, तो हेडिंग लगाइए इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। इसके लिए हम ना एक काम करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल को मॉडिफाई करता जाऊंगा मैं साथ साथ, और यहाँ पे डेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करें, देखो फटाफट से क्या करते हैं हम, फॉर्मेट बनाता चलता हूँ, और कुछ दूर जाके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या जाएगा, हेडिंग जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जिस भी कंपनी का है उस कंपनी का नाम आ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड। सर पूरे साल भर का बताता है ना, या पूरे क्वार्टर का बताएगा ना कि ड्यूरिंग द इस टाइम पीरियड में कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, तो फॉर द ईयर एंडेड। अभी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि साल के एंड में बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, फिर क्या करें सर, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दो, पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद अमाउंट, पर्टिकुलर्स और देन उसके बाद अमाउंट, फिर उसके बाद वन बाय वन। क्या सबसे पहले हेडिंग क्या जाएगा, शुरुआत कहां से होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, क्या करोगे, शुरुआत किससे करोगे, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, सुनो, साथ साथ मैं एग्जांपल लिखता चलूंगा जिससे आपको समझ में आता जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही साथ साथ बनाता जाऊंगा, आपको नहीं बनाना, आपको नहीं बनाना है, ठीक है। देखो, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक ट्रेडिंग और पीएनएल बना के दे रहा हूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल साथ में, हाँ साथ में, ट्रेडिंग और पीएनएल के डेटा आज एक साथ आ गए हैं। वैसे भी कंपनीज के केस में क्या होता है, ट्रेडिंग तो बनता नहीं, सिर्फ पीएनएल बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग और पीएनएल के डेटा एक साथ लिख रहा हूं, क्या क्या लिखे जा रहे हैं, सबसे पहले सेल्स, तो मैंने लिखा यहां पर बाय सेल्स कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ओके, परचेजेस कितनी, 40,000। ये मान के चलना ये कैश सेल्स है, और ये कैश परचेज है, मतलब पैसा देके आपने माल खरीदा और पैसा में ही, पैसा लेके ही माल बेचा है। टू वेजेस, टू वेजेस, पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया है आपने 10,000 का, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, पेमेंट कर दिया है 10,000। टू सैलरी, वरना तुमको पता है ना ट्रेडिंग पेनल में क्या आता है, रिलेटेड टू करंट ईयर आता है, एफए के अंदर पढ़ा है ना तुम लोगों ने, बिल्कुल। टू सैलरी,
कैश टू सैलरी कितना 8,000, टू सैलरी 8,000, टू रेंट, टू रेंट कितना 7,000। ये सब हम मान रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दिया है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या कहेंगे? आपका प्रॉफिट कितना है तो आप क्या कहेंगे? चलो एक आइटम और लिख देता हूं, टू डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन। क्या इसकी वजह से कोई पैसा गया है? नहीं सर, इसकी वजह से तो कोई पैसा नहीं गया। तो क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? हाँ, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ओके, कितना अमाउंट 6,000, कितना अमाउंट 6,000। चलिए अब बताइए प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू पी एंडल, टू पी एंडल कितना 1 लाख, -40,000, -10,000, -8,000, -7,000, -6,000, कितना है 29,000, 69,000 रुपए का प्रॉफिट। चेक कर लेना वापस, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1 लाख -40,000, -10,000, -8,000, 1 लाख -40,000, 40, -10,000, -8,000, -7,000, -6,000, 29,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैश फ्लो कितना हुआ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैश फ्लो कितना हुआ है? प्रॉफिट 29,000 है, लेकिन मैं कहूं कि ड्यूरिंग द ईयर नेट कैश इनफ्लो कितना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? कैश इनफ्लो। सर आप कहेंगे, क्या कहेंगे? एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? 1 लाख रुपए आए, 40,000 गए, 1 लाख इनफ्लो है, -40,000 का आउटफ्लो है, -10,000 का आउटफ्लो है, -8,000 का आउटफ्लो है, माइनस किया 8,000, माइनस किया 7,000, कितना है 35,000। क्या इसकी वजह से कोई आउटफ्लो हुआ है? नहीं, इसकी वजह से कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो 35,000 का क्या रहेगा? नेट कैश इनफ्लो रहेगा। 35,000 का नेट कैश इनफ्लो रहेगा। और यही 35,000, ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? यही 35,000 आपके ऐसे भी तो आ सकते हैं। 29,000 में अगर आप 6,000 ऐड कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो बस यही इनडायरेक्ट मेथड है, यही इनडायरेक्ट मेथड है कि भैया प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे और ऐड क्या कर देंगे? ये नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। ओके, वन बाय वन समझते जाना। अभी हमने इतना समझा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरुआत किससे होगी? सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होगी किससे? प्रॉफिट से। किससे? प्रॉफिट से। अभी कुछ मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना, पहला क्लास दो आराम से समझने के लिए। प्रॉफिट से शुरुआत किया, प्रॉफिट से शुरुआत किया, ऐड क्या कर देना? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऐड क्या कर दिया? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी, समझ में आया? कितना हुआ सर? प्रॉफिट एड नॉन कैश एक्सपेंस 29 प्लस 6,000, 29 प्लस 6,000, 35,000। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है, मतलब वर्किंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे मेरा काम पढ़ाना है तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे जो भी कैश फ्लो जनरेट होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। सिंपल। चलिए, तो ऐड कर दिया नॉन कैश एक्सपेंस। अभी समझते चलना, अभी इसमें बहुत मॉडिफिकेशन होंगे, देखना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तुम बताते चलना ना, हर बार तुम बताते चलना, मैं पूछता जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट एक और आइटम लिखता हूं। टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे कर दिया आपने, बिल्कुल पे कर दिया है, बिल्कुल पे कर दिया है। कितना? 5,000 रुपए का, 5,000 का। और अब देखो पी एंडल कितना आ रहा है। अब कितना आ रहा है सर? पहले 29 का आ रहा था ना, अभी 5,000 का खर्चा और आपने दिखा दिया तो 24,000 का आएगा। चलिए अब बताइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा? सोच समझ के बताना। आज का ही दिन है जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम बढ़िया से समझा देगा, कॉन्सेप्चुअली समझा देगा। बताइए कितना आएगा? सर सिंपल है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये और माइनस ये, ठीक है ना। तो 1 लाख
-40,000 -10,000 -8,000 -7,000 -5,000, 30,000। क्या आपका आंसर यही है? क्या आप अभी भी 24,000 प्लस 6,000 करके 30,000 आंसर लेकर आना चाहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? मैं कहा नहीं, गलत है। क्यों सर? कैश फ्लो तो यही हुआ है। हाँ, कैश फ्लो यही हुआ है, बट हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो आप क्या करोगे? कैश फ्लो बिल्कुल यही है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो ये भैया, ये जो आउटफ्लो हुआ है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? सर इंटरेस्ट तो है ना, कोई डिवेंचर या लोन लिया है उस पे दिया जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था शेयर इश्यू कर रहे हो, इनफ्लो, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। शेयर रिडीम कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, फाइनेंसिंग का। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग का। इशू कर रहे हो, फाइनेंसिंग का पार्ट है। और रिडीम कर रहे हो, अगर मैंने ऑपरेटिंग बोला तो सॉरी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, शेयर इश्यू करना हुआ, रिडीम करना हुआ, बायबैक हुआ, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट। डिबेंचर इश्यू करना, फाइनेंसिंग का पार्ट। रिडीम करना, फाइनेंसिंग का पार्ट। लोन लेना, फाइनेंसिंग का पार्ट। लिए हुए लोन का पेमेंट करना, फाइनेंसिंग का पार्ट। और इस शेयर कैपिटल पर जब डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड पेड, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट। इन डिबेंचर्स और लोन पे जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा, वो भी फाइनेंसिंग का पार्ट। ओके, इसका मतलब जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो क्या हुआ होगा? किसी लोन पर या किसी डिबेंचर्स पे ही तो दिया होगा। तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग का खर्चा है ही नहीं। क्या है ये? फाइनेंसिंग एक्सपेंस है। ओके, तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा सर? ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा। ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा। तो अब क्या करेंगे? सुनना, ध्यान से समझना, आज एकदम बढ़िया से, आज जितना टाइम लगाओगे लगा लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता है कि भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता है कि यहां पे करेक्शन मारो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दो। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दो। कितना है प्रॉफिट था? 24,000 ना, ये हटाता चलूंगा मैं, कोई बात नहीं। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं अभी हाल फिलहाल के लिए? सर नॉन कैश है 6,000 और नॉन ऑपरेटिंग है 5,000। 6,000, 5,000, 11,000 यहां पर ऐड कर दो। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कितना? 35,000। 35,000, ओके। 35,000 क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है अभी हाल फिलहाल के लिए। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग क्या आएगा? सर पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम, इनको थोड़ा सा गैप लिख देते हैं अपन, वरना बार बार अपने को क्या करना पड़ेगा? गैप देना पड़ेगा। तुमको दिक्कत तो नहीं होगा ना इतना दूर दूर का देखने में? ये लो, ज्यादा दूर नहीं लिखा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, फिर क्या करोगे? ए आ गया, बी आ गया, फिर क्या करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से हमको हर एक को अलग अलग बांटना पड़ेगा। हर एक कैश फ्लो को 3 घर है, तीनों घर में से किसी भी घर में जा सकता है। ऑपरेटिंग का घर है, इन्वेस्टिंग का घर है और फाइनेंसिंग का घर है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि वो कौन से घर से रिलेटेड आइटम है, कौन से घर से रिलेट कर रहे हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फिर आप क्या करेंगे? जब आप तीनों बना लेंगे, जब आप ये तीनों बना लेंगे, तो नीचे लिखना क्या? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में नेट कैश इनफ्लो कितना, उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश
एंड कैश इक्वलेंट। ओके, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट कैसा आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मान लो आपका कैश फ्लो, मान लेता हूं एक बार फॉर एग्जांपल, हटाऊंगा अभी इसको। मान लो आपने 10,000 रुपए का इनफ्लो किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मान लो आपने 2,000 रुपए का आउटफ्लो किया। फाइनेंसिंग के अंदर मान लो आपने 4,000 का इनफ्लो किया। तो ए प्लस बी प्लस सी, 10,000 माइनस 2,000 प्लस 4,000, 10,000 माइनस 2,000 प्लस 4,000 कितना? 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए आपका नेट क्या रहेगा? इनफ्लो रहेगा। नेट इनफ्लो कितना है? 12,000 रुपए का। इसको हमने लिखा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट आया कितना? 12,000। ऐड क्या कर देना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग। ओके जी। मान लो ओपनिंग में, साल की शुरुआत में तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा था 5,000। कितना पड़ा था? 5,000 रुपए। तो ऑब्वियसली एट द एंड कितना होगा सर? ऑब्वियसली एट द एंड कितना होगा? 7,000 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। बस ये फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट मैंने बना दिया। क्या? सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है, फिर हम इन तीनों का टोटल कर देते हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर हम क्या करेंगे? इसमें ओपनिंग ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। सिंपल। अब हम घर डिसाइड करने में जुटे हैं कि भैया घर किसका कौन सा है। तो हाल फिलहाल के लिए अपने एग्जाम्पल में फिर से चलते हैं, अपने एग्जाम्पल में फिर से चलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी कैश फ्लोज है उसको 3 पार्ट में बांटना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। डन। तो अपने पास आ जाएगा जितना भी इनफ्लो हुआ, जितना भी आउटफ्लो हुआ, नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लो आ जाएगा। डन। फिर क्या करना सर? ये एट द एंड आ ही जाएगा, ओपनिंग ऐड करने पर एट द एंड आ जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा सर। अभी तुम्हारे हिसाब से कैश फ्लो हुआ कितना है? सर हमारे हिसाब से ना, एक्चुअली देखा जाए ना, तो कैश फ्लो क्या हुआ है? 24,000 रुपए का प्रॉफिट था, नॉन कैश तो एक ही आइटम था, तो 24,000 प्लस 6,000, 30,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। बट मैंने क्या दिखाया? मैंने तो सर 35,000 दिखा दिया। कैश इनफ्लो कितना? 35,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता है कि 24,000 रुपए का प्रॉफिट है, प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। सुनना, क्यों भाई? अगर आपके घर में कोई बाहर वाला घुस आया हो, ठीक है ना, तो क्या करोगे? घर से बाहर निकालोगे नहीं निकालोगे उसको? बिल्कुल घर से बाहर निकालेंगे। सेम वैसे ही ये 24,000 का प्रॉफिट हमने बेच लिया। ऑपरेटिंग के घर की अगर मैं बात करूं, तो ये ऑपरेटिंग के घर का, ये ऑपरेटिंग के घर का, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये डेप्रीशिएशन इसका कौन सा घर है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सर इसका कोई घर नहीं है, ये नॉन कैश है, ये सड़क पे रहता है। ठीक है ना, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ना तो ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग, कोई भी घर नहीं है। तीनों घर में से कोई भी घर इसका नहीं है। और ये इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं, इसका फाइनेंसिंग का घर है। तो सुनना, रूल सुनो, जिसका कोई घर नहीं है उसको तुम अपने घर से तो निकालो, बाकी दो के घर में छोड़ के मत आना। लेकिन जिसका कोई और घर है, जैसे इसका फाइनेंसिंग घर है, तो कहाँ छोड़ के आओगे? फाइनेंसिंग के घर में इसको छोड़कर आओगे। ठीक है ना, अपने घर से निकाल के किधर छोड़ के आओगे? फाइनेंसिंग। सर क्या बोल रहे हो? समझना। डेप्रीशिएशन को अपने घर से निकालना मतलब 24,000 में कैसे आया प्रॉफिट? कैसे आया था? 6,000 लेस करने के बाद आया था ना, तो तुम वापस क्या कर रहे हो? 6,000 ऐड कर रहे हो, मतलब घर से निकाल रहे हो, इसका इफेक्ट हटा रहे हो। सेम वैसे ही ये 5,000, ये भी अपने घर से रिलेट नहीं कर रहा ऑपरेटिंग से, इसको भी ऐड बैक कर दो, इसको भी ऐड बैक कर दो। पहले लेस कर दिया था तब 24,000 आया, अगर लेस नहीं करते तो कितना आता? ऐड कर दिया, ये आ गया 35,000। ये अपना घर तो हो गया। अब इसमें से ये वाला जो आइटम है, ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा? अच्छा, और ये है डेप्रीशिएशन। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट किससे रिलेट कर रहा है सर? फाइनेंसिंग से रिलेट कर रहा है, तो फाइनेंसिंग में छोड़ के आओ इसको, फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना? इंटरेस्ट पे कितना किया है? 5,000 रुपए का था, ये लो जी मैंने यहाँ पे 5,000 दिखा दिया। डन। ऐसा करने पर क्या होगा? ऑपरेटिंग में तो 35,000 का इनफ्लो है,
और यहां पर फाइनेंसिंग में 5,000 का आउटफ्लो है, 5,000 का क्या है, आउटफ्लो है। तो 35,000 इनफ्लो, 5,000 आउटफ्लो, नेट इंक्रीज कितना आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 30,000। आपको भी पता है नेट कैश फ्लो कितना हुआ है, 30,000 का हुआ है। समझ में आया ये वाली चीज। तो किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से हमें डील करना है, चलिए आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट सर और आगे बढ़े। हाँ, अब एक और आइटम लिख देता हूं। 24,000 का प्रॉफिट था, अभी याद रखना, 24,000 का प्रॉफिट था, याद रखना। समझते चलो बढ़िया से। नेक्स्ट, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने का, गुडविल रिटर्न ऑफ हम मान लेते हैं यहां पर 3,000 का मान लेते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने का, 3,000 का मान लेते हैं। बताइए अब कितना आएगा। सर अभी कितना था प्रॉफिट, अभी था 24,000 का, 24 में से 3 और लेस कर लो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 24 माइनस 3, 21,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, 21,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब बताओ, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका डील कैसे होगा। सर गुडविल राइट ऑफ हुआ, राइट ऑफ होना तो सर राइट ऑफ में कोई खर्चा थोड़ा ना होता, ये कोई कैश आइटम नहीं है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो कैसे डील करोगे सर, ये किसका घर कौन सा है, इसका कोई घर नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं तो कोई घर ही नहीं है। तो क्या करेंगे, शुरुआत किससे करोगे, 21,000, शुरुआत किससे करोगे, 21,000 से करना, 21,000 से करोगे, और इसमें क्या कर दोगे, यहां पर ऐड कर देना, क्या, कितना अमाउंट था, 3,000 रुपए और था ना, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो यहां पर ऐड कर देना गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ। ओके, 3,000 और ऐड कर दूंगा, तो 6 5 11 और 3 14,000, 14,000, 21 और 14 कितना, 35,000 हुआ। और 35,000 और ये माइनस का 5,000, अभी भी नेट इंक्रीज कितना, 30,000 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ की वजह से कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। गुडविल इज अ नॉन, गुडविल राइट ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो हमारा कैश फ्लो नेट इंक्रीज पहले भी 30,000 था, अभी भी 30,000 ही है। समझ में आई वाली चीज। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम क्या, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आपको कितने का, सर ये 6,000 मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 6,000 का। तो 6,000 का इंटरेस्ट अगर आपको मिला है तो 21 और 6 27,000, 27,000 का प्रॉफिट होगा, 27,000 का प्रॉफिट होगा बिल्कुल। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो ऑब्वियसली कैश में तो हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो ऑब्वियसली कैश में तो हुआ है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, नहीं सर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का किस पे होता है तुमको, इंटरेस्ट रिसीव्ड सर अगर हमने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है या किसी को लोन दिया है तब हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अच्छा, इसका मतलब ये 3 आइटम तो इन्वेस्टिंग वाले हैं ना, कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये इन्वेस्टिंग का आइटम है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। किसी को लोन दिया या दिए हुए लोन का पेमेंट हो रहा है तो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। इवन इन इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, वो भी किससे रिलेट करेगा भैया, इन्वेस्टिंग के घर से। भैया जिधर माँ बाप रहते हैं उधर ही तो बच्चे रहते हैं, सेम ये लोग रहेंगे वहीं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड आएगा। सेम वैसे ही शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड दे रहे हो, डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो, वो फाइनेंसिंग के घर में आता है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट पे या लोन गिवन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट जो आपने मान लो किसी शेयर्स में किया हो तो डिविडेंड मिलेगा, वो मिलेगा, वो किधर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ओके, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिल्कुल ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग के घर से रिलेट नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग के घर से इसका इफेक्ट बाहर फेंक दो,
मतलब 27,000 में 6,000 ऐड होने के बाद आया ना, तो 6,000 वापस लेस कर दो। 27 में से 6,000 लेस करोगे, क्या लिखोगे आप? लेस करना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये लो जी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना? 6,000, 6,000, 6,000। ओके, ये 6,000 का नाम क्या था सर? ये इंटरेस्ट रिसीव्ड था, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, 6,000 रुपए हटा दीजिए, लेस कर दीजिए। प्रॉफिट कितना आया था इसकी वजह से? 27,000 आया था, 27,000। तो 6,000 हमने वापस लेस कर दिया, कुछ इंपैक्ट आया क्या? 27,000 प्लस 14,000 माइनस 6,000, 35,000। अभी भी कितना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी भी कितना? 35,000 है, 35,000 रुपए है। और अब ध्यान से सुनना, ये ऑपरेटिंग के घर का तो नहीं था, लेकिन किसी के घर का तो था ना, कैश में तो मिला है ना। हाँ सर, ये इन्वेस्टमेंट करने पर तुमको इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टिंग के घर का था। इसको इन्वेस्टिंग में दिखाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? सर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 6,000 रुपए, 6,000, 6,000 रुपीज इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अब क्या होगा? इन्वेस्ट ऑपरेटिंग से 35,000, इन्वेस्टिंग से 6,000 प्लस के और माइनस इंटरेस्ट पेड 5,000, कितना हुआ? 36,000। कितना हुआ? 36,000 का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। वैसे भी तुम जाके देख लो, 1,00,000 रुपए प्लस 6,000 और आ गए, माइनस 40,000 का खर्चा, माइनस 10,000 का खर्चा, माइनस 8,000 का खर्चा, माइनस 7,000 का खर्चा, 6,000 नॉन कैश है, इसको नहीं करना, माइनस 5,000 का खर्चा नॉन ऑपरेटिंग, और गुडविल राइट ऑफ नॉन कैश, इसको नहीं करना। कितना है? 36,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कैश इनफ्लो कितना है? 36 है, लेकिन उसको ऐसा बाइफरगेट करना है कि कितना ऑपरेटिंग से हुआ, कितना इन्वेस्टिंग से हुआ, और कितना फाइनेंसिंग से हुआ। आया बात समझ में तुमको? हाँ सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी। रटवाना होता मैं जल्दी जल्दी करवा देता है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच प्लस रेगुलर। लेकिन ढंग से करना है अपने को, एकदम हर चीज। जहाँ पे रेगुलर की रिक्वायरमेंट है रेगुलर, जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड से काम चलता है वैसा। इस थीम के साथ ये आपका कोर्स बनाया गया है। चलिए अब देखो, जहां जरूरत है वहां रुकना, जहां जरूरत है वहां पे फटाफट कंप्लीट करवा देना। चलिए आगे देखो सर, अब क्या करें? एक और आइटम तुमको ट्राई करने देता हूं। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया था, नाउ बाय डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो, किसी शेयर्स वगैरह में हो, तो डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना रखते हैं? 4,000 रखते थे, 4,000। क्या कैश में मिला है? ऑब्वियसली कैश में मिला है सर। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। डिविडेंड जो मिला है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे मिला है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये आपकी इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन इस इनकम की वजह से आपके प्रॉफिट तो बढ़ गए ना। अब आपके प्रॉफिट कितने हैं? 31,000 है। कितने हैं? 31,000। तो अब इसको कैसे डील करोगे? देखो आओ, प्रॉफिट शुरुआत कितना? 31,000। लेकिन इस 31,000 में एक 4,000 का इनकम ऐसा है ना जो ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता, इस घर से रिलेट नहीं करता, हटा दो। 4,000 का इनकम ऐसा है सर जो इस घर से रिलेट नहीं करता, हटा दो। 4,000 क्या है? सर 4,000 है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हटा दीजिए। ओके, हटा दीजिए। कितना? 6 और 4, 10,000 माइनस हो जाएगा। देखो कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी? 31,000 प्लस 14,000 माइनस कर देता हूं 10,000, अगेन 35,000। ऑपरेटिंग में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भले ही कितने बढ़ जाओ, नॉन तो आपके ऑपरेटिंग में उसका फर्क नहीं आता है। नॉन कैश एक्सपेंस से ऑपरेटिंग में फर्क नहीं आ रहा। अब क्या करोगे? डिविडेंड रिसीव तो हुआ,
तो डिविडेंड रिसीव है तो किधर दिखाना सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे ना, तो यहां लिखो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना सर, डिविडेंड रिसीव है 4000, तो यहां पे आ जाएगा 4000 रुपए। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल कितना हुआ, 10,000 इनफ्लो है, हाँ 10,000 इनफ्लो है, ये 35,000 इनफ्लो है, बिल्कुल इनफ्लो है। और फाइनेंसिंग के अंदर 5,000 का आउटफ्लो है, कितना हुआ 35 प्लस 10,000 माइनस 5,000, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए 40,000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। तो सिंपली तुमको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनडायरेक्ट मेथड में तुमको क्या करना है, यहां से चालू करना है और उसमें ऐड क्या कर देने हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देना, ठीक है, ये ऑपरेटिंग का काम हो जाएगा। फिर तुम चेक करना कि भाई इनमें से कौन से नॉन कैश है, उनका तो कोई घर नहीं, उनको छोड़ो, लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग है, कैश तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, उनको उनके घर तक लेके जाओ। इंटरेस्ट जो पे किया है वो कहां से रिलेट कर रहा है, फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में ले जाके लेस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड किससे रिलेट कर रहा है, सर ये ना इन्वेस्टिंग से रिलेट कर रहा है, तो इन्वेस्टिंग के अंदर दिखाओ, हमने दिखाया 6,000 4,000 को इन्वेस्टिंग में दिखाया और 5,000 को फाइनेंसिंग में माइनस करके दिखाया। समझ में आया तुमको यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और लिखते हैं अब, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओके टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना 1,000, इसकी वजह से प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, इसकी वजह से प्रॉफिट हो जाएगा अभी 30,000, प्रॉफिट हो जाएगा कितना 30,000। आपने टैक्स के रिगार्डिंग क्या किया, प्रोविजन क्रिएट किया, कितने का 1,000 का, 1,000 का, तो क्या ये कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश, सर प्रोविजन तो नॉन कैश होता है, प्रोविजन बनाना तो नॉन कैश होता है। ओके अच्छा, टैक्स पेड क्या होगा, ऑपरेटिंग का पार्ट है इन्वेस्टिंग का या कि फाइनेंसिंग का, सर है तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कमाया है तुमने, बिजनेस किया प्रॉफिट कमाया, तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट मानना है अपने को। लेकिन अभी तो ये सिर्फ प्रोविजन है, एक्चुअल टैक्स पेड कितना है, एक्चुअल टैक्स पेड कितना है, क्या करें एक्चुअल टैक्स पेड, मैंने कहा इंफॉर्मेशन दे देता हूं तुम्हें। एक्चुअल टैक्स पेड कितना है, मान लो 900 रुपए, एक्चुअल टैक्स पेड कितना है 900 रुपए। अब कैसे डील करोगे, अब कैसे डील करोगे, सर एक्चुअल पेमेंट तो 900 ही हुआ है, तो 900 ही माइनस होना चाहिए, 1000 क्यों माइनस कर दिया, तो 1000 तो ऐड बैक कर दो और 900 माइनस कर दो। कैसे होगा वो सुनो, 30,000 से शुरुआत होगी, 30,000 से शुरुआत करना तुम, ठीक है ना, 30,000 से करोगे क्या, मैं कहा नहीं 31 से ही करेंगे, किससे करेंगे 31,000 से ही करेंगे, 31,000 से ही करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे वो सुनो। हम यहां पर लिखेंगे पीबीटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत हमेशा पीबीटी से करना, और कैसे आएगा पीबीटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स एज पर पी एंड एल अकाउंट, टैक्स एज पर पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल में तुमने कितना टैक्स शो किया है, ये तुम्हारा कितना था सर, ये प्रॉफिट था 30,000 का, और पी एंड एल में हमने शो कर रखा था 1,000 रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 31 से ही शुरुआत करोगे, 31,000 से ही शुरुआत किया हमने, ओके। अब एक्चुअल में टैक्स पेड कितना है सर, एक्चुअल में टैक्स पेड है 900 रुपए, तो उस 900 को दिखाना है ना, बिल्कुल, तो कैसे दिखाओगे, यहां पर लिखाना लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना 900 रुपए, ये माइनस हो जाएगा, और देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा सर, ये 31,000 31,000 प्लस 14,000 प्लस सॉरी माइनस 10,000 माइनस 900, 34,100,
34,100 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये 900 इनकम टैक्स लेस करने से पहले इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 35,000, 35,000। ओके, एक एक करके चीजें तुम समझते जा रहे हो। आज के दिन टाइम लग रहा होगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चीज याद रह जाएगी। देख लेना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 35,000 लेस इनकम टैक्स पेड 900, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 34,100 पॉजिटिव, बिल्कुल। और ये क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना? 10,000 पॉजिटिव। और ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना? कैश फ्लो फ्रॉम नहीं बोलेंगे, इसको नेगेटिव है तो इसको बोला जाएगा कैश फ्लो यूज्ड इन। जब भी नेगेटिव है तो ऐसा यूज करना, कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग में भी ऐसे होगा क्या? यस, नेगेटिव आएगा तो ऐसे बोला जाएगा कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कितना? 5,000 नेगेटिव है, 5,000 नेगेटिव। अब ए बी सी का टोटल लगा दो। ए 34,100 प्लस बी 10,000 माइनस सी 5,000 कितना है? 39,100, 39,100, 39,100 आया समझ में? ठीक है, तो टैक्स का भी हम सर ट्रीटमेंट समझ गए। टैक्स बड़ा स्पेशल है, एक बार ऐड करना, एक बार लेस करना। ऐड कौन सा करना? ऐड करना जो पीएनडल में आपने शो कर रखा हो, टैक्स एज पर पीएनडल अकाउंट, पीएनडल वाला ऐड कर देना। और जो एक्चुअल तुमने पे किया है, जो तुमने एक्चुअली पे किया है वो लेस हो जाएगा। सर कुछ नहीं दे रखा हो एक्चुअल पेड, तो यही मान लेना कि पीएनडल वाला ही तुमने पे कर दिया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ होता तो मान लेते कि 1,000 जो है वही एक्चुअल में पे हुआ है। तो सर फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। एक बार ऐड करना, एक बार लेस करना, ये तुम्हारा फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है, इसको तुमको फॉलो करना ही होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए पीएनडल कंप्लीट है तुम्हारा। अब हम बनाते हैं इसके आगे पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा है तुम लोगों ने? हाँ सर, बताया तो था आपने। पीएनडल बैलेंस शीट जब बना रहे थे कॉर्पोरेट के अंदर, कैसा बनता है पीएनडल एप्रोप्रिएशन? इसके अंदर क्या आता है? वो सारे आइटम आते हैं जो प्रॉफिट होगा तो दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो पीएनडल के अंदर क्या, पीएनडल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? कुछ नहीं, पीएनडल अकाउंट ही होता है। यहाँ पर प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या यूं कहूं प्रॉफिट को अलोकेट किया जाता है। तो इसलिए हमने नाम इसका दे दिया पीएनडल एप्रोप्रिएशन। है सिर्फ पीएनडल ही। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा जाता है? पीएनडल, बट वो पीएनडल ही है, पीएनडल एप्रोप्रिएशन है, ध्यान रखना। अलग से बनाया जाता है। हम लोग बनाते क्या है कि पीएनडल में रिजर्व, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है पीएनडल और बैलेंस शीट, उसमें मैंने क्या कहा था? रिजर्व एंड सरप्लस में जो पीएनडल शो हो रहा है वो सारा क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन के बाद हो रहा है। क्वेश्चंस किए भी थे, ठीक है। मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना? मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस है 10,000। साल की शुरुआत में पीएनडल का बैलेंस है 10,000। करंट ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? करंट ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर 30,000 आया अभी अभी। तो 40,000 के प्रॉफिट से आप क्या कर रहे हो? सर 40,000 के प्रॉफिट से हमारे पास जो अवेलेबल है, हमने मान लो कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व। मान लो कुछ हमने डिविडेंड दे दिया, टू डिविडेंड, टू डिविडेंड। मान लो कुछ हमने क्या कर दिया? बोनस दे दिया, बोनस टू शेयर होल्डर्स। 3 एप्रोप्रिएशन होते हैं जो हमारे को ध्यान में रखने होंगे। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो बोनस दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शो हो जाएगा। हम हालांकि अभी अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग क्या करते हैं? स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट में सारी डिटेल देते हैं। बट मैंने वहां पर भी कहा था आपको, जब मैं फॉर्मेट बनवा रहा था पीएनएल बैलेंस शीट का, वहां पर भी मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? इसको प्रॉपर अकाउंट की शेप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने अकाउंट की शेप में बना दिया, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना? सर देखो ऐसा है, ट्रांसफर टू रिजर्व 8,000 है, डिविडेंड मान लेते हैं 7,000, तो 40 में से 15 गया 25,000।
अब सर ये क्यों करवाया, मैंने कहा अपने को जब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना तो बैलेंस शीट गिवन होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो तुमको ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दे रखा होगा, नीचे ये सब डिटेल्स वगैरह गिवन होगी। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, कोई भी तुम्हारा पुराना तरीका तुमको याद हो तो मत करना, सर ये तो है ना हम ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं, नहीं करेंगे। हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और वहां से क्या पता करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व लिखेंगे, यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे, सब लिखेंगे और बैलेंसिंग में अपने आप क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और शुरुआत किससे करेंगे, इसी 30,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से करेंगे, टैक्स एज पर P&L अकाउंट से ही शुरुआत होगी। इसका मतलब आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एड ट्रांसफर टू रिजर्व, एड डिविडेंड, ये सब करते हुए नहीं दिखाना है। क्यों, क्योंकि वो आप ऑलरेडी यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में कर चुके हैं। हाँ, अगर आप कोई जमाने में 25,000 में से शुरुआत करते थे तो तुम क्या करते थे, 25,000 माइनस 10,000, 15,000, फिर एड ट्रांसफर टू रिजर्व, एड डिविडेंड, ये ऑपरेटिंग में दिखाते थे। नहीं दिखाना है ये ऑपरेटिंग के अंदर, हमको यहां से शुरुआत करना है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर में तुम्हारा क्या आएगा, ये प्रॉफिट आएगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाने पर। इस प्रॉफिट में तुमको ये सारे डेटा वगैरह ऐड करते हुए और कुछ आइटम्स लेस करते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है क्या, तो हमेशा और हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा ही बनेगा। क्लियर है, चलिए डन, बिल्कुल सर डन है। सर इसका तो कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को, हाँ कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने कुछ लिखा क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कुछ नहीं सर। आएगा एक जगह आएगा, क्या, सुनना, ऑपरेटिंग में तो कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि वो तीसरा से आपने शुरुआत कर दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व की वजह से कोई पैसा जाता है क्या, नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व तो नॉन कैश है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन कैश है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐड कर दिया, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है सर, ये नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, बट इसका तो घर है ना। कौन सा घर है सर, डिविडेंड पेड किस पे देते हैं सर, डिविडेंड पेड होता है शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल का घर कौन सा, फाइनेंसिंग, तो डिविडेंड पेड का घर भी फाइनेंसिंग। तो 7,000 रुपए आपका यहां पे जरूर इफेक्ट होगा, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना, 7,000। अच्छा सर 7,000 यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल 7,000 यहाँ पे आएगा। और अब नेगेटिव कितना हो गया, 12,000 नेगेटिव हो गया, 12,000 नेगेटिव हो गया। और कैश नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो गया, ऑपरेटिंग है 34,100 प्लस इन्वेस्टिंग है 10,000 माइनस फाइनेंसिंग में गया 12,000 रुपए, तो 32,100, 32,100 क्या हुआ है नेट इंक्रीज, और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ओके सर, ओके, कितना, 32,100, आप ऐसे भी देख सकते हैं, कैसा, 1,00,000 रुपए आया, सिर्फ समझाने के लिए 1,00,000 रुपए आया, प्लस 6,000 रुपए आया, दिस वन, प्लस 4,000 रुपए आया, ओके, माइनस 40,000 गया, माइनस 10,000 गया, माइनस 8,000 गया, माइनस 7,000 गया। मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अलग अलग नहीं कर रहा, साथ में इसकी वजह से कोई पैसा नहीं गया, हाँ 5,000 गया, इसकी वजह से कोई पैसा नहीं गया, इसकी वजह से कोई पैसा नहीं गया, 900 गया, माइनस कर देता हूँ 900, और इसकी वजह से कोई पैसा नहीं गया, हाँ इसकी वजह से 7,000 रुपए गए डिविडेंड, ये लो जी डिविडेंड गया 32,100, 32,100, और वही तो हमारा आ रहा है कैश नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 32,100। बस उस नेट इंक्रीज और डिक्रीज को हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है कि ऑपरेटिंग से कितना, इन्वेस्टिंग से कितना और फाइनेंसिंग से कितना। क्या सीखा अभी तक हमने, शुरुआत किससे करनी है, पीबीटी से करनी है। पीबीटी कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या तो गिवन होगा, नहीं गिवन हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और बैलेंसिंग से क्या कर लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता कर लेना। इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, एप्रोप्रिएशन वाले, ट्रांसफर टू रिजर्व, बोनस टू शेयर होल्डर और डिविडेंड। ओके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें ऐड कर देना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स एज पर P&L अकाउंट। इसे शुरुआत करोगे, ऐड कर दोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये हमारे पास आ गया क्या,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस इनकम टैक्स पेड किया, ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सब वर्ड आपको याद करने हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। लेस इनकम टैक्स पेड, ये हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव था ना तो कैश फ्लो फ्रॉम बोला, नेगेटिव होता तो बोलते कैश फ्लो यूज्ड इन या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्लो भी नहीं बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेगेटिव जिधर भी होगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस तरीके से, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव, आपके इन्वेस्टमेंट पे मिला होगा ना, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, दिखा दिया, मतलब ऑपरेटिंग के घर से तो निकाला और इन्वेस्टिंग के घर में दिखा दिया, ठीक है। और फाइनेंसिंग में क्या आ गया, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, तो इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग के घर से तो निकाला, ठीक है, और फाइनेंसिंग के घर में दिखा दिया, लेस कर दिया, उसमें एड बैक करके इधर लेस कर दिया। अच्छा, तो सर डिविडेंड का तो किया ही नहीं, आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड को यहाँ पे लेस किया, डिविडेंड रिसीव को यहाँ पे लेस किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने इंटरेस्ट पेड को यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर लेस कर दिया, तो डिविडेंड को केवल लेस क्यों, ऐड क्यों नहीं किया सर डिविडेंड को? मैंने कहा भाई वो ऐड हो गया है, इधर हो गया ना, ये ऐड हो गया। अगर ये 30,000 आए हैं तो ये 7,000 ऐड होकर ही तो आए हैं, 25,000 में प्लस 7,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, तो ये 7,000 ऐड होकर ही तो 30,000 आए हैं, तो डिविडेंड ऐड हो चुका है, तो ये मत सोचना डिविडेंड ऐड क्यों नहीं हुआ। समझ में आया? हमारा तरीका ये रहेगा पेंडल एप्रोप्रिएशन, और यही एप्रोप्रिएट तरीका होगा। चलिए, ओके सर, समझ में आया अब तक? हाँ सर, अब तक यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई है। चलिए डन। अब पूरा अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है सर। अभी मेरे मन में ख्याल आया, क्या कुछ चीजें हैं सर ऐसी, जैसे कि यहां पर कैश सेल्स आप बता रहे हैं 1,00,000, लेकिन मान लो सर ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता, समझाऊंगा और फिर फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा तुमको डायरेक्ट। मान लो ऐसा होता कि सर सेल्स में कैश सेल्स पूरा 1,00,000 नहीं होता, कैश सेल्स होता 95,000 और क्रेडिट सेल्स होता कितना 5,000, क्रेडिट सेल्स होता कितना 5,000, ओके। और 1,00,000 रुपए का सेल्स इस तरीके से बनता, तो मैंने कहा भाई इसकी वजह से तो फिर डेटर क्रिएट हो गए, क्रेडिट सेल से तो डेटा क्रिएट हो गए, और मान लेता हूं कि इन डेटर से पैसा नहीं आया अभी तक, मान लेता हूं कि इन डेटर से पैसा नहीं आया है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डेटर्स एट द एंड, इंफॉर्मेशन डेटर्स एट द एंड कितना 5,000 रुपए। तो जो तुमने एक क्रेडिट माल बेचा उसका भी पैसा नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ये कैश फ्लो में काउंट नहीं होगा, ये 5,000 रुपए तो मेरे पास आए ही नहीं है, तो 5,000 रुपए से मेरा कैश फ्लो कम हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए सर, 5,000 से मेरा कैश फ्लो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 5,000 मेरे पास आए नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा सन, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? एक्चुअली यहां पर हमें एक बार फिर बैलेंस निकालना पड़ेगा, 31,000 प्लस 14,000 माइनस 10,000 कितना 35,000, 35,000, 35,000, ओके। सो 35 तो वहां पे भी था, रुको, 35,000 उसको बोलोगे आप क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या बोलोगे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल समझते हो तुम क्या होता है? हाँ सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। वर्किंग कैपिटल किससे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मूवमेंट। तो क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 35,000, अगर वर्किंग कैपिटल के कोई चेंजेस नहीं है तो वही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, वही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन हमने हमारे वर्किंग में एक एग्जांपल में चेंज किया, क्या भैया, सेल्स 5,000 की सेल्स क्रेडिट सेल्स है, और जिसकी वजह से हमारे डेटर्स एट द एंड है कितने 5,000 के। अब मुझे पता है कि इसका पैसा नहीं है, तो मुझे ऑब्वियसली कम करना है कि नहीं, कम करना है, कम करना है सर, इसका पैसा आया ही नहीं है, एक्चुअली ये पैसा है ही नहीं, मिला ही नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेस करना पड़ेगा ना, क्या, डेटर्स एट द एंड। डेटर्स एट द बिगनिंग कितना था, नहीं था, क्योंकि मैंने इसी साल बिजनेस चालू किया है। अच्छा, तो साल की शुरुआत में डेटर्स नहीं थे, साल के एंड में कितने डेटर्स हैं, 5,000 है, ओके।
और इस 5,000 को मुझे क्या करना है, लेस करना है। 5,000 को मुझे क्या करना है, लेस। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कोई पैसा आया ही नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, लिखूंगा क्या नाम बताऊंगा। 30,000 रुपए होगा। 30,000 में से 900 लेस हो गए 29,100 आएगा। 29,100 आएगा। और फिर 29,100 में 29,100 ऑपरेटिंग का है, 10,000 इन्वेस्टिंग का है, और माइनस कर देता हूं 12,000 फाइनेंसिंग का। 27,100, ये लो जी, 27,100 ही मेरा कैश इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। 5,000 तो आए नहीं थे ना, तो 32,100 नहीं, 27,100। कितना? 27,100। ओके सर, समझा क्या? 27,100 ऐसे होगा, हाँ। तो इस और ऐसे ढूंढना पड़ेगा नहीं, फॉर्मेट सेट है। तुमको क्या करना है, सिंपली यहां पर क्या करना होगा, तुम्हें क्या करना है, 4 एडजस्टमेंट करने सीखने हैं। कौन कौन से 4 एडजस्टमेंट है देखो। कौन कौन से 4 एडजस्टमेंट है? 2 चीजें तो ऐड करनी होंगी और 2 चीजें हमें लेस कर देनी होगी। क्या ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस से पहले का प्रॉफिट था। अब डेटर्स वगैरह की बात करें, डेटर्स क्या होता है, करंट एसेट होते हैं। तो अगर करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट एसेट, जैसा कि हमारे डेटर्स, अगर कोई भी करंट एसेट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसके लिए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आप उसके लिए लेस कर देंगे अमाउंट। करंट एसेट बढ़ रहा था ना, डेटर्स बढ़ रहे थे, हाँ सर ओपनिंग में कुछ नहीं थे, क्लोजिंग में 5,000, तो इंक्रीज इन करंट एसेट के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके, और लॉजिक मैंने समझा ही दिया क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेटर्स थे हमारे 5,000, उससे एक्चुअली तो पैसा आ ही नहीं था, तो हमने माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर डिक्रीज इन करंट एसेट होता तो, ये याद कर लेना आप, डिक्रीज इन करंट एसेट होता तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, पन्ना पाल दिमाग फट जाएगा, है ना, वरना एक एक करके लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब जो मान लो ओपनिंग में डेटर्स थे, अब उससे पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कैश फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। ओपनिंग में मेरे मान लो 10,000 डेटर होते और लास्ट में कुछ भी नहीं होता, तो उसका मतलब वो 10,000 डेटर से पैसा आया ना, तो ऐड करने का, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट। ओके, ऐसे ही करंट लायबिलिटी के लिए, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या होगा, ऐड क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड करना, और डिक्रीज हो रही है तो लेस करना। डिक्रीज के लिए एग्जांपल समझ लो, करंट लायबिलिटी मतलब तुम्हारे क्रेडिटर्स, समझ सपोज क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटी, हाँ, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो, तो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी करंट लायबिलिटी, हाँ सर, तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल लेस कर दोगे। तो ये 4 एडजस्टमेंट आपको और करने होंगे, और अब आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, समझ में आया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, पीबीटी से शुरुआत करना। कैसा था पीबीटी, पीएटी प्लस टैक्स एज पर पी एंड एल अकाउंट। अच्छा, पीवीटी कैसे, पीएटी कैसे आएगा, पीएटी आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय पीएटी टू डिविडेंड टू ट्रांसफर टू रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर है? तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा। फिर पीवीटी में ऐड क्या करना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि आपने पीएनएल में शो कर रखे हैं, ऐड कर देना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसकी वजह, जिनका इंपैक्ट पीएनएल पे आ रखा है, लेस कर देना। यह आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल के हमको चेंजेस कर देना है, और इसको याद रखने का तरीका बताऊं, इसको याद रखने का तरीका देखना, बैलेंस शीट है, करंट एसेट की बात करता हूं, करंट एसेट का कैश पे क्या इंपैक्ट आएगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल तो बराबर होता है ना, हाँ सर बराबर होता है। अगर करंट एसेट कोई बढ़ रहा है तो उसका कैश पे इंपैक्ट देखना हो मुझे, गेम खेलना, टोटल बराबर रखना है। लाइबिलिटी साइड का टोटल कोई इंपैक्ट नहीं, तो एसेट का टोटल में भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब कोई करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कैश क्या होगा, कम होगा। कोई करंट एसेट अगर कम हो रही है, कैश भी करंट एसेट होता है लेकिन एक बार उसको अलग रखना, कोई करंट एसेट दूसरी कम हो रही है तो कैश बढ़ेगा, सिंपल वही रूल। करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो कैश कम हो रहा है, करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो कैश कम हो रहा है।
करंट एसेट अगर कम हो रही है, करंट एसेट अगर कम हो रही है तो कैश बढ़ रहा है, सिंपल, डन। रटना नहीं है भाई कुछ भी। ऐसा ही सेम करंट लायबिलिटी पे देखो, करंट लायबिलिटी पे, करंट लायबिलिटी का कैश पे इंपैक्ट, करंट लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में है और कैश एसेट साइड में। अब लायबिलिटी साइड में कोई वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली कैश भी बढ़ेगा, कम करोगे तो ये भी कम होगा। तो सिंपल देखो यहाँ पर, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है करंट लायबिलिटी तो हम भी ऐड किए, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश भी इंपैक्ट प्लस में जाएगा, लायबिलिटी कम होगी तो हम भी माइनस कर देंगे, ये लो जी माइनस कर दिए। तो रटना तो कुछ है ही नहीं, रटना तो कुछ है ही नहीं। चलो ये आ गया वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर देना इनकम टैक्स पेड जो आपने एक्चुअली पे किया है। और अगर एक्चुअली पेड का इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मान लेना, या तो कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट भी नहीं हो रहा हो तो मान लेना जो पीएनएल में है वही एक्चुअली पे हो गया है, बट गिवन था हमने लिख दिया। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव आता तो हम बोलते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको और डिटेल में पढ़ा दूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग को? हाँ सर, और डिटेल में हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा। अच्छा ये 6000 ऊपर है क्या, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सर इन्वेस्टिंग में क्या था, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी ना, ये तीन आइटम, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और लोन गिवन, ये इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग के घर में आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट मतलब इन्वेस्ट, फिक्स्ड एसेट बेचोगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो भी आउटफ्लो, बेचा प्लस खरीदा माइनस आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग का घर होगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, पैसा आया इनफ्लो, पैसा गया आउटफ्लो। अच्छा लोन गिवन, लोन गिवन, लोन दिया, किसी को लोन दिया तो पैसा गया ना, इन्वेस्टिंग में जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन, जो लोन दिया था उसका रीपेमेंट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग का पार्ट। पहले लोन दिया था तो इन्वेस्टिंग था कि नहीं था, अब वो उसका पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टिंग होगा। ऐसे ही किसी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। ठीक है सर, ओके। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग की बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सर फाइनेंसिंग में हमने शॉर्ट ट्रिक में जाना था, क्या तीन आइटम्स, शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लोन। तो कोई शेयर इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, सब फाइनेंसिंग के घर का हिस्सा होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये फाइनेंसिंग का घर का हिस्सा होता है। ऐसे ही बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक में पैसा जाएगा आउटफ्लो, फाइनेंसिंग के घर का। अच्छा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पैसा जाएगा फाइनेंसिंग के घर का। और दो आइटम और लिख देते हैं, लोन टेकन, लोन अगर आप ले रहे हो, लोन अगर आप ले रहे हो तो पैसा आएगा फाइनेंसिंग के घर का।
और लिए हुए लोन का पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, तो भी फाइनेंसिंग के घर का, लोन लिया फाइनेंसिंग, तो जो लोन का पेमेंट होगा वो भी फाइनेंसिंग, ओके, माइनस कर दोगे, डन। चलिए कंप्लीट है यहां तक। तो ये आपका हो गया है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी। तो हमने आपको बता दिया है पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना, ठीक है। चलो, तो आई होप तुमको ये क्लियर हुआ होगा बढ़िया से, अच्छे से। चलिए डन, ओके, यहां तक एक बार मेमोराइज करने का कोशिश करो। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी इनडायरेक्ट मेथड को एक बार हमारे नोट से भी गो थ्रू कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। आज हमने कोई डायरेक्ट मेथड की बात नहीं की, आज हमने कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया। इनडायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किससे शुरुआत करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। किससे शुरुआत करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक बार छोड़ दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स एज पर पी एंड एल अकाउंट, टैक्स एज पर पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल में आप कितना शो करो, पी एंड एल में कितना टैक्स आता है उसका नॉलेज तो भैया हमको एफए के अंदर ही आता है ना, ठीक है। एफए के अंदर हमारा सीखा होता, मतलब कैसे, एफएम और कॉर्पोरेट के अंदर ये चैप्टर दे रखा है और एफए का नॉलेज हमको चाहिए होता है, नॉलेज सारा ही चाहिए होता है, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल ये तो देखना है कि कौन सा कैश फ्लो किसके घर से रिलेट कर रहा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट कौन नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग है, ये सब चीजें तो ये दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। नाउ एडजस्टमेंट फोर, अभी तो हमको कुछ अकाउंट्स बनाने भी सीखने, वो कल लिखेंगे, आज वैसे भी बहुत लंबा क्लास हो गया। एडजस्टमेंट फोर क्या क्या, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हुआ, गुडविल राइट ऑफ हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ, प्रीलिम एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ, इंटरेस्ट पेड हुआ, ठीक है। ये सब तो क्या है, ये सब तो यहां से यहां, ये सब तो नॉन कैश एक्सपेंस है, इनका तो कोई और घर नहीं है, तो बस इनको यहां पर ऐड बैक कर देना, इनका इफेक्ट यहां पर हटा देना, इनकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था वापस ऐड बैक कर देना। लेकिन जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या था सर, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश नहीं है, इंटरेस्ट की वजह से पैसा जाता है, लेकिन ये फाइनेंसिंग में जाएगा, इसका इंपैक्ट यहां पर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट आपने कम कर दिए थे उसे यहां पर ऐड बैक कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनेंसिंग के घर में उसे वापस लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट ऐड बैक कर दोगे, और फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस भी ऐड कर दोगे, इनका इंपैक्ट भी अपने आप क्या चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अपने आप चला जाएगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर दिया जाएगा, जैसे कि कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है, इनको यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा, ओके डन। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये नाम याद करना जरूरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसको कैश फ्लो नहीं बोला, क्या बोला, प्रॉफिट ही बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दिया, क्यों, क्योंकि हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट कर दिया है, तो अब ये कहलाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन कैसा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हमने कर दिए, क्या, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के, बताया ना तुमको, वापस बताऊं क्या, कैसे याद रखोगे, करंट एसेट्स का कैश पे इंपैक्ट, करंट एसेट का कैश पे इंपैक्ट, टोटल बराबर रखना, करंट एसेट कोई बढ़ रहा है तो तुमको इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको माइनस करना है, करंट एसेट कम हो रहा है तो तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस करना है, क्योंकि उसकी वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है। नाउ करंट लायबिलिटीज का अगर मैं देखूं, करंट लायबिलिटीज का इंपैक्ट किस पर, कैश पर, तो करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश भी इंक्रीज हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज कम हो रहा है तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से इनकम टैक्स पेड लेस कर देना, तो मैंने कहा था ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अभी हम बात कर ही नहीं रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर ही नहीं रहे, ओके। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में तीन नाम कौन से बताए थे मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सर आपने बताया था, एक तो आता है फिक्स्ड एसेट, एक आता है इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट ट्रिक में, और एक आता है सर लोन गिवन, लोन गिवन बिल्कुल, इनके रिगार्डिंग जो भी कैश फ्लोज होंगे वो सब इन्वेस्टिंग में आएगा।
तो फिक्स्ड एसेट्स बेचा, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, लोन दिया, जो लोन दिया उसका रीपेमेंट हो रहा है, वापस मिल रहा है, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इवन जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगेन पॉजिटिव रहा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव रहा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग में क्या बताया था, फाइनेंसिंग के अंदर क्या बताया था सर, फाइनेंसिंग के अंदर कौन से शॉर्ट ट्रिक्स थे, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स और लोन। लोन कौन सा, गिवन या टेकन, लोन टेकन, लोन लिया तो लायबिलिटी होगा ना, बिल्कुल। अब शेयर इश्यू किया तो यहाँ पर शेयर का बायबैक हुआ, रिडम्पशन हुआ, डिवेंचर्स का इश्यू हुआ, डिवेंचर्स का रिडम्पशन हुआ, तो यहाँ पर कोई लोन लिया तो यहाँ पर लोन लिए हुए का रीपेमेंट हो रहा है तो यहाँ पर, अच्छा लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पर, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दे रहे हो तो यहाँ पर। तो क्लियर है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो गेम है ना, जो गेम है वो सारा का सारा किसमें है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो वैसे भी इन्वेस्टिंग ये 3 नाम से कंप्लीट हो गया है और फाइनेंसिंग भी इन 3 नाम से कंप्लीट हो गया है। डन। नाउ पॉजिटिव रहा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव था तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, जो भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का नेट रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज। ऐड कर देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। डन। चलिए, तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। पूरा टाइम लग गया मेरे को इसको समझाने में, लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए, और फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।